हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे और आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, स्टार्ट किया था मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एंड मैकेनिज्म। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एंड मैकेनिज्म में हमने एक्टिव एंड पैसिव तरीके से किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं उस चीज को डिस्कस किया था। और ये भी बात की थी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और एक्टिव क्या होता है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो एक शॉर्ट फॉर्म में अगर जानना चाहें कि एक्टिव एंड पैसिव क्या है, तो पैसिव वाले में क्या होता है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई भी एटीपी रिक्वायर नहीं होता है इसके ट्रांसपोर्ट में। बट वहीं जब बात करते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो इसे एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। अब आगे इसको हम अच्छे से एक एक इसका पार्ट जो है वो सब डिस्कस करेंगे। तो ये स्लाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसी भी एग्जाम्पल पर से यार, किसी भी एग्जाम्पल पर से आप हायर लेवल, इससे हायर लेवल का कुछ आ ही नहीं सकता है कि सारी चीजें किस तरीके से प्राइमरी एक्टिव सेकेंडरी एक्टिव किस तरीके से कौन से आयन के लिए, कौन से मॉलिक्यूल के लिए कौन सा ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व हो रहा है, कौन फंक्शन कर रहा है, ये सारी चीजें इस एक सिंगल क्लास में है, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, मतलब बहुत ज्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम बात करते हैं सिंपल एंड फैसिलिटेटेड। इसको हमने कल देखा भी था। सिंपल एंड फैसिलिटेटेड की बात करें तो जैसे कि हमने बात की, एटीपी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्या है? एटीपी नॉट रिक्वायर। रिक्वायर तो जितनी भी अभी हम पैसिव ट्रांसपोर्ट में जितने भी टॉपिक्स या जितनी भी बातें करेंगे कि ट्रांसपोर्ट किस तरीके से हो रहा है, उसमें किसी में भी फिर एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये सब यहाँ तक जितना है कि ये सब बिना एनर्जी के काम कर रहे होंगे। तो कौन कौन से ऐसे ट्रांसपोर्टर है, कौन कौन सी प्रोसेस है जो पैसिव में पैसिव तरीके से परफॉर्म हो रही है। तो सिंपल की बात करते हैं तो सिंपल में क्या होता है, एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है ऑस्मोसिस। वही फैसिलिटेटेड में आयन चैनल एंड कैरियर्स लगे होते हैं जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स की। डिफ्यूजन आपने सुना होगा पहले भी। डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। क्या होते हैं? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू इन्वायरमेंट में हायर टू लोअर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग वो अपना मूवमेंट करते रहते हैं। तो जब डिफ्यूजन की बात होगी तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की बात कर रहे होंगे। वही जब डिफ्यूजन ऑफ वाटर बोला जाएगा तो आप याद रखिए वो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर यानी कि किसी लिक्विड मीडियम का अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की बात है तो वहां पे ऑस्मोसिस होगा। लेकिन जब यही बात गैसेस के लिए होती है तो वहां पे डिफ्यूजन परफॉर्म हो रहा होगा। क्या होगा? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन तो हमने देख लिया, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हायर टू लो कंसंट्रेशन में होती है। ये तुमने पैसिव में ही सीख लिया था कि हायर टू लोअर इसलिए हायर टू लोअर होती है, इसलिए उनको क्या होता है कि वो एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग काम करते हैं, उसके पक्ष में काम कर रहे होते हैं। अगर उसके विरोध में काम करते तब उन्हें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती। तो डिफ्यूजन। फिर ऑस्मोसिस में क्या होता है? एंडो ऑस्मोसिस होता है एक, और एक होता है एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस टर्म से ही पता लग रहा है कि एंडो इनर साइड मूवमेंट, इनवर्ड मूवमेंट्स, अंदर की साइड में मूवमेंट हो रहा है सॉल्यूशन में। तो एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो मतलब बाहर की तरफ मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का। एंडो ऑस्मोसिस किस टाइप के सॉल्यूशन में होगा? तो एंडो ऑस्मोसिस जो होता है उसका सॉल्यूशन कैसा होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टर्म हो जाता है, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। जब एक्सो ऑस्मोसिस की बात होगी तो वहां पे सॉल्यूशन क्या होगा? हाइपरटोनिक। पर जब बात होगी एंडो ऑस्मोसिस की तो वहां पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि एंडो ऑस्मोसिस में किस सॉल्यूशन में होता है या एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस जो होता है हाइपर में होगा। हाइपर सोल्यूशन में क्या होगा? जैसे हाइपो सोल्यूशन है, कोई हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, उसमें कोई सेल है, हमारी कोई सेल है, वह सराउंडिंग से जो सोल्यूशन होगा, जैसे हमारी एक कोई पॉट है, यहाँ पे एक सेल है हमारी, इस सेल का कंसंट्रेशन जो है लो है। क्या है? लो कंसंट्रेशन है, स्लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन देन द सेल। जो ये सेल है, यहाँ से इस वाटर, यहाँ पे कोई लिक्विड मीडियम है, इसमें से इस सेल के अंदर जब मॉलिक्यूल जाने लगेंगे, क्या करेंगे? सेल के अंदर मॉलिक्यूल जाने लगेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सेल हमारी स्वेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्वेलिंग आ जाएगी सेल में। और जब स्वेलिंग आ जाएगी तो एक होता है ना, हर चीज का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ऑप्टिमम होगा, कि ऑप्टिमम पॉइंट से अगर ज्यादा कोई चीज होगी तो वो खराबी होनी है। तो क्या होता है कि जैसे ये सेल में कंटिन्यू वाटर इंटर कर रहा है, सॉल्यूशन इंटर करे जा रहा है, तो एक टाइम बाद ये क्या करती है सेल? एंडो ऑस्मोसिस का मतलब स्वेलिंग हो जाएगी, उस सेल में स्वेलिंग हो जाएगी और वो ब्रस्ट हो जाएगी। ब्रस्ट मतलब
फूट जाएगी, खराब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी एंड डिस्ट्रक्ट भी बोल सकते हो आप। तो एंडोऑस्मोसिस में इस तरीके से होता है कि जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन से सेल की तरफ मूवमेंट होगा, किसका, वाटर मॉलिक्यूल का या जो लिक्विड मीडियम आपने लिया हुआ है। तो होता क्या है, लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन द सेल। जो हमारा यहाँ पे हमने मीडियम लिया है पॉट में, इसमें जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होता है वो लो होता है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लो होता है, वही हमारी जो सेल है उसका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। इस वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल है इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए वो सेल के अंदर मूवमेंट करने लगते हैं, और मूवमेंट करने के बाद उसमें क्या होता है, वो ब्रस्ट कर जाते हैं स्वेलिंग के बाद। वही जब बात करते हैं एक्सोऑस्मोसिस की, तो एक्सोऑस्मोसिस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक्सोऑस्मोसिस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस से क्या होता है कि हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन देन द सेल। जो हमने यहाँ पे कोई सेल ली है, ये हमारी कोई सेल है, ये हमारी कोई सेल है, इसका जो कंसंट्रेशन होगा हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन देन द सेल। तो सेल का जो कंसंट्रेशन होगा, इसका कंसंट्रेशन लो होगा, वही जो हमारे सराउंडिंग का कंसंट्रेशन होगा ये हाई होगा। क्या होगा, कंसंट्रेशन सोल्यूट का हाई होगा। जब सोल्यूट का कंसंट्रेशन, जो हमारा हमने सॉल्यूशन लिया है उसमें सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल का जो है हमारा वहां पे कंसंट्रेशन कम है, तो सेल से क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल एक्सोऑस्मोसिस करके क्या करते हैं, वो आ जाते हैं यहाँ पे कंटेनर में, और जब कंटेनर में आ जाते हैं तो हमारी सेल जो होती है वो क्या कर जाती है, श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है। क्या कर जाती है, श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है। और फिर जाकर के यहाँ पे क्या होता है, ये अपनी सेल जो होगी, जो एकदम अच्छी खासी सेल थी, एकदम ऐसे दुबली पतली होकर के श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, एंडोऑस्मोसिस में सेल फूल जा रही थी, सेल क्या कर रही थी, फूल जा रही थी। तो इसको याद रखिएगा, एंडोऑस्मोसिस में क्या हो रहा है एंड एक्सोऑस्मोसिस में क्या हो रहा है। एंडोऑस्मोसिस में सराउंडिंग से, जो हमारा कंटेनर था उससे क्या हो रहा था, वाटर मॉलिक्यूल इंटर कर रहे थे कहाँ पे, सेल के अंदर। और वही जब बात करें हम एक्सोऑस्मोसिस की, तो सेल से वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, निकल करके सराउंडिंग में आ रहे हैं, सराउंडिंग में यही कंटेनर में आ रहे हैं, क्योंकि जो सराउंडिंग में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है, पॉट में, यानी कि हमारे कंटेनर में। तो ये हमने बात कर ली एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस की। उम्मीद है आपको एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं एंडोऑस्मोसिस प्लांट में और एनिमल में किस टाइप से परफॉर्म होता है। जब हम बात करते हैं एनिमल सेल की, एनिमल सेल की बात करते हैं, तो जब इसमें एंडोऑस्मोसिस होगा, एनिमल सेल की अगर एंडोऑस्मोसिस हुआ, सेल में स्वेलिंग हुई, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में अगर वाटर गए हैं, सॉल्यूशन गए हैं, तो क्या होता है, सॉल्यूट मतलब समझ लीजिए कोई ठोस पार्टिकल होगा, जो सॉल्यूट होगा वो ठोस पार्टिकल, जैसे आप शरबत बना रहे हो उसमें जो चीनी नमक ये सब ऐड करते हो वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है, और जो वाटर है वो हमारा सॉल्यूशन है, वो क्या होता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दो चीजें होती है ना। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, एनिमल सेल में क्या होता है, जब एंडोऑस्मोसिस परफॉर्म होती है तो सेल स्वेल कर जाती है और ब्रस्ट कर जाती है। तो एनिमल सेल में सेल क्या कर रही है, ब्रस्ट कर जा रही है स्वेलिंग करके। वही जब हम बात करेंगे प्लांट सेल, फंजाई या फिर बैक्टीरिया की, तो इसमें जब एंडोऑस्मोसिस होता है स्वेलिंग होगी, पर यहाँ पे सेल ब्रस्ट नहीं करती है। तो आप सोचोगे क्या रीजन है कि वही काम जब प्लांट में हो रहा है तो सेल ब्रस्ट नहीं कर रही है, वही जब एनिमल सेल में हो रहा है तो हमारी सेल क्या कर रही है, स्वेलिंग होकर के ब्रस्ट जा रही है, फूट जा रही है। वो रीजन ये है कि आपने पढ़ा है अच्छे से कि प्लांट सेल एनिमल सेल के जब डिफ्रेंसिएशन पढ़ते हो आप दोनों के बीच में कंपैरिजन करके, तो आपने देखा है कि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। वहीं जब बात करते हैं फंजाई की, बैक्टीरिया के, प्लांट की, तो वहां पे सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। और यही कारण है, सेल वॉल प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे अगर सेल स्वेलिंग हो रही है, सेल में एंडोऑस्मोसिस हो रही है, तो वो क्या होते हैं, सेल वॉल की वजह से वो अपना टर्जिडिटी मेंटेन रखते हैं। क्या करते हैं, अपनी टर्जिडिटी को मेंटेन रखते हैं। और एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से वो टर्जिडिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं और वो ब्रस्ट कर जाते हैं। क्लियर? आई थिंक आपको सिंपल पैसिव जो ट्रांसपोर्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे फैसिलिटेटेड की। फैसिलिटेटेड में हम देखते हैं क्या हो रही है चीजें। जब हम बात करेंगे फैसिलिटेटेड की, तो फैसिलिटेटेड को हम बोलते हैं मीडिएटेड। मीडिएटेड क्यों बोल रहे हैं इसको, ये हमारा सिंपल जो था ये हमारा नॉन मीडिएटेड था। क्या था, नॉन मीडिएटेड, इसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं थी,
कोई इसको कैरी कैरी करने के लिए नहीं चाहिए था कि आप मुझे ले चल के पहुंचाओ, ये सब चीजें नहीं चाहिए थी जब सिंपल की बात कर रहे थे। वही फैसिलिटेटेड की बात करती है तो इसे मीडिएटेड चाहिए, इसे मीडिएटेड टाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडिएटेड। इसको हेल्प चाहिए किसी ना किसी की। तो जब बात करेंगे हम फैसिलिटेटेड की, तो यहाँ पे क्या होता है, आयन चैनल्स के थ्रू या फिर कैरियर प्रोटीन्स। याद रखिए, फैसिलिटेटेड में आयन चैनल्स एंड कैरियर प्रोटीन होते हैं। जब आयन चैनल्स एंड कैरियर प्रोटीन की बात की जाए तो आप फैसिलिटेटेड या फिर मीडिएटेड को याद रखेंगे। वही जब ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन की बात की जाए तो सिंपल नॉन मीडिएटेड पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे होते हैं। तो आयन चैनल्स में क्या होता है, आयन में सोडियम पोटेशियम चैनल की बात करते हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल या फिर ग्लूट ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं। जब कैरियर की बात करेंगे तो वहां पे ग्लूट ट्रांसपोर्टर काम कर रहे होंगे। ग्लूट ट्रांसपोर्टर अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग अलग तरीके से अलग ग्लूट होते हैं। ग्लूट मतलब ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर, तो उनका अलग अलग नाम होता है। जैसे मसल्स के लिए कोई अलग ग्लूट ट्रांसपोर्टर काम करेगा, प्लेसेंटा के लिए अलग करेगा, ब्रेन के लिए अलग करेगा, इंटेस्टाइन में अलग ग्लूट ट्रांसपोर्टर होंगे। वो चीजें अलग अलग तरीके से होती है। किसी लेक्चर में हम ग्लूट भी अलग अलग टाइप के ग्लूट को भी पढ़ेंगे कि कहाँ पे कौन सा ग्लूट ट्रांसपोर्टर काम कर रहा है। अभी के लिए आप देखिए, आयन चैनल की बात करते हैं तो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है नॉन गेटेड ओपन चैनल, नॉन गेटेड ओपन चैनल होता है, एक गेटेड होता है। एक में क्या होता है, नॉन गेटेड। जब नॉन गेटेड की बात करेंगे तो सोडियम पोटेशियम चैनल जो होते हैं, जो सोडियम पोटेशियम का आवागमन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ये किसके थ्रू हो रहा है, ये हो रहा है नॉन गेटेड ओपन चैनल के थ्रू। वही जब बात करेंगे हम गेटेड रेगुलेटेड की, तो ये 3 तरीके से परफॉर्म हो सकता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से गेटेड परफॉर्म हो सकता है। जिसमें क्या होता है, एक होता है मैकेनिकल, दूसरा होता है वोल्टेज गेटेड जिसे VGIC। कई बार क्या करते हैं, वोल्टेज गेटेड ना देकर एग्जाम में VGIC देकर के आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं। तो VGIC का मतलब क्या होता है, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। क्या होता है? वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। तो आप ऐसे भी नाम याद रखिएगा कि VGIC क्या है। और एक लास्ट है हमारा थर्ड, लिगेंड गेटेड। क्या होता है? लिगेंड गेटेड। लिगेंड गेटेड 2 तरीके से परफॉर्म हो सकता है, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। तो आयन चैनल क्या हो गए हमारे, नॉन गेटेड टाइप्स के हो गए और एक गेटेड टाइप्स के हो गए। नॉन गेटेड में सोडियम पोटेशियम चैनल होते हैं। वही जब गेटेड की बात करते हैं तो मैकेनिकल, वोल्टेज गेटेड एंड लिगेंड गेटेड होते हैं। और लिगेंड गेटेड भी हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। अब हम देखते हैं जो फैसिलिटेटेड का दूसरा टाइप था, कैरियर। कैरियर में ग्लूट ट्रांसपोर्टर की बात करते हैं। वो अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग अलग तरीके के ग्लूट ट्रांसपोर्टर आते हैं। ग्लूट हो गया और एनायनिक एक्सचेंज बैंड 3, ये 2 तरीके से होते हैं। ग्लूट अलग हो गया, ग्लूट एक खुद में अच्छा खासा टॉपिक है, उसमें अलग अलग ग्लूट होते हैं। उसको भी हम कभी रखते हैं क्लास में, या फिर उसका मैं शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगी। आप उसको रीड कर लीजिएगा कि कौन सा ग्लूट कहाँ पे काम कर रहा है। उसको मैं लिख करके, यानी कि नोट्स फॉर्म में आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, उसका मैं इसी चैनल पर। एनायनिक एक्सचेंजर बैंड 3 की बात करते हैं। याद रखिएगा, एनायनिक एक्सचेंजर बैंड 3 ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बहुत हायर लेवल एग्जाम में भी, नीट के भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बैंड 3 जो होता है ये किस लिए काम करता है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो आप याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल आरबीसी, जो माइटोकॉन्ड्रियल आरबीसी होती है उसमें क्या करता है, क्लोराइड शिफ्टिंग। आपने क्लोराइड शिफ्टिंग का बहुत नाम सुना होगा। तो जो क्लोराइड शिफ्टिंग होती है ना, ये किसके थ्रू होती है, एनायनिक एक्सचेंजर बैंड 3 के थ्रू। किसके थ्रू? बैंड 3 के थ्रू क्या होता है, क्लोराइड शिफ्टिंग परफॉर्म हो रही होती है। तो ये हमने पढ़ लिया पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यहाँ पे एटीपी रिक्वायरमेंट होती है। इसको हमने ऑलरेडी कल पढ़ लिया था। यहाँ पे एटीपी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। एटीपी बोल लीजिए या फिर एनर्जी, क्योंकि ये क्या काम करते हैं, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करते हैं। जब किसी चीज के विरोध में आप काम करोगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हो, नॉर्मल इन्वायरमेंट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से चले जा रहे हो। वहीं पे अगर जोर जोर से हवाएं चल रही हैं तो आपको हवा के अगेंस्ट अगर चलोगे, कि जिस दिशा में हवा चल रही है आप उसी के अगेंस्ट चल रहे हो, तो आपके क्या होगी, जिस दिशा में अगर हवा चल रही है उसी साइड पे चलोगे। तो कोई फोर्स नहीं लगाना है आपको, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगानी है। बट अगर उसके
विंड के अगेंस्ट आप चलोगे तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करके चलना पड़ेगा, बहुत ताकत लगती है फिर चलने में। तो उसी तरीके से जब एक्टिव होगा तो उसमें क्या होगा, एनर्जी या फिर एटीपी रिक्वायरमेंट होगी। एक्टिव जो होता है प्राइमरी एक्टिव एंड सेकेंडरी एक्टिव होता है। इसी में कल जब हमने बात की थी एक बल्क ट्रांसपोर्टर की, उसको आप अलग से भी मेंशन करके देख सकते हो या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ ही रख सकते हो। बल्क ट्रांसपोर्टर की, किसकी, बल्क ट्रांसपोर्टर को, जिसमें हमने क्या देखा था, जैसे फाइगोसाइटोसिस एंड पिग्नोसाइटोसिस, ये सारी चीजें जो थी हमारी, उसको हमने कल उसी में देखा था कि ये जो होते हैं बल्क ट्रांसपोर्टर होते हैं। क्या होते हैं, बल्क ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइमरी एक्टिव की। तो प्राइमरी एक्टिव में पंप के थ्रू होता है ट्रांसपोर्टर, एंड सेकेंडरी एक्टिव में क्या होता है, सिमपोर्ट एंड एंटीपोर्ट के थ्रू होता है। किसके थ्रू, सिमपोर्ट एंड एंटीपोर्ट। जब बात करते हैं प्राइमरी एक्टिव की तो इसमें 4 टाइप के पंप लगे होते हैं। कितने टाइप के, 4 टाइप के पंप होते हैं, और ईच पंप, जितने भी पंप है वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स और आयंस के लिए। पी टाइप पंप की बात करते हैं तो ये किस कौन कौन से मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसपोर्टर का काम करवाता है, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट करवाता है। वही दूसरा जो होता है कैल्शियम पंप के लिए काम करता है। जच यानी कि जो होता है प्रोटॉन एंड पोटेशियम पंप के लिए कौन काम करता है, पी टाइप पंप। फ्लीपेज, फ्लोपेज एंड स्क्रम्बलेज भी आपने ट्रांसपोर्टर के टाइम पे पढ़ा होगा। फ्लीपेज क्या होता है, जब हम बात कर रहे हैं फ्लीपेज की और एक्टिव में बढ़ रहे हैं, इट मींस यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट है। जो फ्लीपेज एंड फ्लोपेज होते हैं इसमें एटीपी रिक्वायरमेंट होती है। वही जब स्क्रम्बलेज की बात करते हैं उसमें एटीपी नहीं लगती। फ्लीपेज में क्या होता है, आउट से इनवर्ड मूवमेंट, आउटसाइड से इनवर्ड मूवमेंट जब होता है मॉलिक्यूल्स का तो वहां पे फ्लीपेज काम करता है। वही जब आउट से इन की बात करेंगे तो फ्लीपेज, इन से आउट, अंदर से बाहर की तरफ मॉलिक्यूल को भेजना है तो वहां पे फ्लोपेज काम करता है। क्या काम करता है, फ्लोपेज। तो ये हमारे पी टाइप पंप हो गए। अब बात करते हैं एफ टाइप। एफ टाइप में कौन से होते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स। F0 एंड F1 पार्टिकल्स की बात करते हैं तो एफ टाइप पंप होते हैं, जिसमें क्या होता है प्रोटॉन की पंपिंग जो होती है H+ आयन की, वो भी किससे होती है, एफ टाइप। तो F0 F1 पार्टिकल को आपने कहां पढ़ा था, तो आप याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल में। जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल में तो वहां पे हम क्या करते हैं, देखते हैं वहां पे F0 F1 पार्टिकल होते हैं। ये चीजें हम कहा रहे हैं ETC साइकिल में देख रहे होते हैं। तो अभी के लिए याद रखिए वो एफ टाइप पंप ही है जो फंक्शन करता है F0 F1 पार्टिकल के लिए, प्रोटॉन पंपिंग के लिए। पी टाइप पंप की बात करते हैं तो ये भी प्रोटॉन की पंपिंग कराता है ऑन वैक्यूल एंड लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन अच्छा खासा एक एक टर्म से पूछा जा सकता है कि कौन सा किस टाइप के पंप के लिए काम कर रहा है, वो एक्टिव है कि पैसिव है। तो एक एक वर्ड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंगल वर्ड बता रही हूं मैं बहुत अच्छे से। अगर इस टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो इस स्लाइड के अलावा नहीं आ सकते यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। वी टाइप में हमने देखा कि H+ प्रोटॉन की पंपिंग प्रेजेंट होती है कहां पे, वैक्यूल एंड लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स में क्या होता है, वहां पे वाटर भरे होते हैं ना, क्योंकि वो वैक्यूल में जो एक्स्ट्रा वाटर होते हैं वो जा करके वहां पे स्टोर हो जाते हैं। तो वैक्यूल की बात करें, हम लाइसोसोमल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो वहां पे वे टाइप पंप पाए जाते हैं। एबीसी टाइप पंप भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एबीसी टाइप पंप के थ्रू क्या होता है, ये होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के लिए कौन सा पंप जो होता है वो जिम्मेदार होता है। तो आप ये चारों टाइप के पंप को ऑप्शन देकर पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पंप है वो कौन सा है हमारा, एबीसी टाइप। क्या है, एबीसी टाइप। क्लियर। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी एक्टिव की। सेकेंडरी एक्टिव जो होता है ये ट्रांसपोर्ट 2 टाइप से हो सकता है, एक होता है सिमपोर्ट और एक होता है एंटीपोर्ट। अब सिमपोर्ट और एंटीपोर्ट क्या होता है, इसमें आप सोच रहे होंगे, तो जो सिमपोर्ट होता है, जैसे ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसमें क्या होते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल ऐसे इम्बेडेड होते हैं। क्या होते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल इम्बेडेड है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम ग्लूट पंप की जैसे हमने बात की, सिमपोर्ट में सोडियम एंड ग्लूट मतलब ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो सिमपोर्ट में क्या होगा, ग्लूकोज भी उधर जा रहा है, ग्लूकोज, और उसी साइड पे क्या जा रहा है हमारा,
सोडियम, तो दोनों एक ही साइड से जा रहे हैं, कि मतलब दोनों का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक ही साइड पर हो रहा है, तो वहां पे सेम पोर्ट, मतलब सेम तरीके से दोनों का मूवमेंट हो रहा है। वही जब हम एंटीपोर्ट की बात करते हैं, तो एंटीपोर्ट मतलब जस्ट अपोजिट, एक आयन अगर इनवर्ड आ रहा है तो एक आउटवर्ड जा रहा है, तो वहां पे क्या परफॉर्म होता है, एंटीपोर्ट, वहां पे होता है एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट का स्ट्रक्चर ऐसे इमेज याद रखेंगे आप, तो आपको याद रहेगा कि सिम्पोर्ट कैसा है, एंटीपोर्ट। तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई। और इसमें एंटीपोर्ट की बात करते हैं, तो जैसे एक मॉलिक्यूल इनवर्ड है तो एक मॉलिक्यूल जा रहा है, एक आयन जो है आउटवर्ड जा रहा है। ये रहा हमारा सोडियम और ये हमारा पहुंच गया यहाँ पे कैल्शियम। तो ये क्या है, याद रखिए डिफरेंट दोनों का एरो का सिंबल देखिए किस टाइप पे बना है, तो सिम पोर्ट में सेम साइड पर है और एंटी पोर्ट में डिफरेंट साइड पर। तो सिम पोर्ट में क्या है, जैसे सोडियम ग्लूट पंप है, लैक्टोज परमिएज हो गया, H+ पायरुवेट, H+ यानी कि प्रोटॉन इनऑर्गेनिक फास्फेट की बात करें, और प्रोटॉन पेप्टाइड, सोडियम आयोडीन। सोडियम आयोडीन की जब बात होती है वो किस तरीके से, यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिम्पोर्ट है या एंटीपोर्ट है, सिम्पोर्ट या एंटीपोर्ट है, तो याद रखिएगा अगर सोडियम आयोडीन का पूछा जा रहा है तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये किस तरीके से होता है, सिम्पोर्ट। सोडियम भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है हमारा, आयोडीन भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा, सिम्पोर्ट के तरीके से फंक्शन कर रहे होते हैं। एंटीपोर्ट जो है सोडियम कैल्शियम पंप, जो सोडियम और कैल्शियम पंप होते हैं, सोडियम के मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं और कैल्शियम के मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं, ये जस्ट अपोजिट काम करेंगे, तो वहां पे एंटीपोर्ट होगा। ये पूरा हमारा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म रहा, जिसको एक चार्ट फॉर्म में, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने सारी चीजों को यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश की है, और उम्मीद है आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी जो मैंने बोला है कि ग्लूट ट्रांसपोर्ट का, तो मैं इसको एक इसका शॉर्ट वीडियो बना करके इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो वहां से आप ग्लूट ट्रांसपोर्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ग्लूट कौन सा ग्लूट कहाँ पे काम करता है, ये चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नीट के एग्जाम में भी, CSIR नेट में तो फ्रिक्वेंटली ये जो स्लाइड है मोस्टली क्या है, CSIR नेट में इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो ग्लूट वाला है वो भी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर से एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।